तो हेलो दोस्तों, आप सभी का रसायन विज्ञान की क्लास में स्वागत है। इसमें हम बेहद ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं का रिवीजन करेंगे। नाइट्रोजन युक्त कार्बन के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उससे देखेंगे, जो कि आपकी भविष्य में होने वाली परीक्षा 2025 में है, तो उसमें किस तरीके से बेहतर किया जा सके। और चुनिंदा क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं, चाहे वो आईपीएससी के हों या किसी भी पद्धति के हों, डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर यूँ रहा। तो क्वेश्चन कहता है, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है CH3 सिंगल बॉन्ड C और ऊपर नीचे भी यानी डाई मेथिल लगा है। ठीक, तो यहाँ पे NH2 है ना, क्या है? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भैया इसका जो सही जवाब होता है वो कौन सा होता है? ए ऑप्शन। जो यहाँ पे इस तरीके की संरचना दिखाई देती है तो ये प्राथमिक एमीन होता है। इसका कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र R NH2 है, अतः यह प्राथमिक एमीन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पे क्या लिखा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे की तरफ NH2, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ रखा है। इसका IUPAC नाम बताना है। तो IUPAC नाम किस तरीके से इसका होता है? सबसे पहली बात, यहाँ पे जहाँ भी आपको NH लिखा दिखाई दे जाए तो क्या आप समझोगे? NH लिखा दिखाई दे जाए तो आपको भैया समझना है एमीन है। क्या नाम है? एमीन लिख रखा है। ठीक है, एमीन के लिए NH3। तो आगे क्या आता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हम रोज़ की क्लास में एक चीज़ बताते हैं, यदि आपके सामने एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5, 2 3 4 5 कार्बन आते हैं तो उसका कुछ नाम इस तरीके से होता है। तो मोनो, क्या नाम आता है? मोनो। ठीक, मोनो। ठीक है, मोनो नहीं आता है। मेथ, ठीक है, इसका नाम एथ, इसका प्रोप, और इसका ब्यूट, और पेंट। पेंट, तो इस तरीके से नाम आता है। तो यहाँ पे एक कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, तो क्या आया? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो AN। तो हमने क्या बताया है? कल की क्लास में भी बताया था, आज की क्लास में भी। यदि चलिए देख लेते हैं। यदि आपके सामने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आता है तो N लगाते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो इन शब्द का प्रयोग करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, आइन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है? यहाँ पे मेरे भैया क्या क्या दे रखा है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मेथ सिंगल बॉन्ड, एथ सिंगल बॉन्ड, प्रोप, ब्यूट, तो यहाँ पे ब्यूट है। ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। अभी अभी देखा है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं तो ब्यूटेन, और 2 नंबर पे NH2 दे रखा है 2 एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन। इसका IUPAC नाम आगे दे रखा है एलिनिन एमीन यौगिक की संरचना तथा IUPAC नाम क्या है? तो क्या है भैया इसका नाम? यहाँ पे प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, तो प्रोप है ना, प्रोप 2, क्या है? प्रोप 2 नंबर पे क्या लगा है? डबल बॉन्ड, प्रोप 2 एन, और एमीन कितना है? 1 एमीन। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इसका IUPAC NN, यहाँ पे डाई मेथिल बेंजीन एमीन है। ठीक है, तो इसका इस तरीके से नाम होता है। यौगिक के निम्नलिखित युग्म में से कौन सी समावयवता है? तो यहाँ पे कौन सी समावयवता दिखाई दे रही है? तो स्थानीय समावयवता आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके से आता है। क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया क्लोरो एमीन से कराने पर कौन सी चीज़ प्राप्त होती है? तो सबसे पहले कौन सा एमीन है? तो प्राथमिक एमीन है। और ग्रिगनार्ड की अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पे हमने क्या माना है? हम मानेंगे, माना कि हमने क्या ले लिया? R के स्थान पे N हमने ले लिया, R के स्थान पे CH3 ले लिया। ठीक है, CH3 ले लिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे?
यहाँ पे CH3MgCl प्लस ClNH2 एरो। ठीक है, एरो के आगे क्या लिखेंगे, आर की जगह पे हमने CH3 लिया था तो बनेगा CH और क्या है यहाँ से NH2 आ जाएगा, NH2 आ गया, प्लस में क्या बचा, Mg बचा है, Cl बचा है, तो MgCl बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से विक्रिया ग्रिगनार्ड विक्रिया कहलाती है। तो अगला क्वेश्चन है, एवाइडो में एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है। तो अभिकर्मक कौन सा होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, Br2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या आता है, हाफ वन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एवाइड की अभिक्रिया Br2 व KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एक कम कार्बन वाला प्राथमिक एमीन उत्पाद प्राप्त होता है। अतः एवाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक Br2 KOH है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो क्वेश्चन कहता है, मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो आंसर किस तरीके से लिखते हैं, अमोनिया में इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाला नाइट्रोजन परमाणु 3 हाइड्रो परमाणुओं से जुड़ा रहता है, जबकि मेथिल एमीन में यह एक एल्किल समूह भी जुड़ा रहता है। एल्किल समूह के घनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप मेथिल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक सरल से इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकती है। यही कारण है कि मेथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पे समीकरण किसका आ गया है, एक तो एकाकी युग्म कम उपलब्ध होता है, एकाकी युग्म अधिक उपलब्ध होता है, 2 समीकरण दे रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है, क्यों होती है, उसका कारण बताइए। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे, एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है क्योंकि यह अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। नंबर 1 में लिखेंगे, अम्ल के साथ N पर एकल इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण एमीन क्रिया करके लवण बनाता है। अगला देखते हैं, नंबर 2, क्षारों के साथ क्रिया एमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। तो इसका क्वेश्चन ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एथिल एमीन क्षारीय प्राकृत दर्शाता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है, एथिल एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण एथिल एमीन अन्य एमीनों की तरह क्षारीय है, एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक एमीन जल में घुलनशील होता है, क्यों होता है। ठीक है, जो प्राथमिक एमीन होता है, हमने प्राथमिक एमीन के ऊपर क्वेश्चंस भी देखे थे, तो यहाँ पे कौन सा था, प्राथमिक एमीन, इसका आंसर निकल के आ रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने लगाए थे प्राथमिक एमीन वाले। तो चलिए देखते हैं अब आगे की तरफ, आगे की चीज़ें कौन कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हमारा हो गया था। तो आंसर क्या लिखते हैं, क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन जल में मिले होता है, क्यों, कारण बताइए ना। यही क्वेश्चन था या दूसरा था, ठीक है यही था। तो क्या आंसर लिखते हैं, एथिल एमीन में हाइड्रोजन अधिक ऋणाविद्युत N परमाणु से जुड़ा होता है, अतः एथिल एमीन जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाता है, यही कारण है कि जल में विलय होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो क्वेश्चन कहता है, एनिलीन का नाइट्रोजन कैसे किया जाता है, केवल अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो किस तरीके से लिखे, हेडिंग डालनी है आपको कि नाइट्रोजनीकरण, क्या डालनी है, नाइट्रोजनीकरण। तो क्या लिखेंगे, एनिलीन के नाइट्रोजनीकरण के लिए सर्वप्रथम एसिटिक क्लोराइड की क्रिया द्वारा NH2 समूह को संरक्षित करते हैं
प्राप्त एसिटिकृत अमीन की क्रिया सान्द्र HNO3 तथा सान्द्र H2SO4 के मिश्रण से की जाती है तथा अंत में जल अपघटन द्वारा पी नाइट्रो एनिलीन मुख्य उत्पाद तथा आर्थो नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण प्राप्त होता है। जो इसकी अभिक्रिया होती है ना, वो अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि एनिलीन ले लिया, एनिलीन लेने के बाद इसकी अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में कराए तो एसिटाल्डिहाइड बचता है। तो कुछ अभिक्रियाएँ हैं, आप इसको देख सकते हैं और कॉपी पे उतार लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एरोमेटिक एमीन जल में अविलय होते हैं, कारण बताइए क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या कहता है, एरोमेटिक एमीन जल में अविलय होते हैं, मतलब घुलते नहीं है। तो कारण क्या है, एरोमेटिक एमीन अपने उच्च अणुभार के कारण जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बताता या जल में अविलय होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास करिएगा। पढ़ने का प्रयास करिएगा। कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की पुष्टि कैसे करेंगे, अथवा कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की उपस्थिति की पुष्टि निम्नलिखित परीक्षण की सहायता से कीजिए। तो चलिए आंसर क्या कहता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में NH2 समूह की पुष्टि निम्नलिखित परीक्षणों की सहायता से की जाती है। हेडिंग डालनी है कार्बिल एमीन क्रिया। तो क्या आता है, इस क्रिया में NH2 युक्त यौगिक ये CHCl3 तथा क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त विषैली गैस उत्पन्न करते हैं। अगली हेडिंग नाइट्रिक अम्ल परीक्षण। तो क्या लिखते हैं, NH2 युक्त यौगिक HNO2 से क्रिया करके H2 मुक्त करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिए। तो एनिलीन के दो परीक्षण लिखिए। तो एक तो रजो परीक्षण होता है, रजो रंजक परीक्षण, एजो रंजक परीक्षण। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व ठंडे जल में घोलकर इसमें NaNO2 का हिमशीतलित विलयन बनाया जाता है। इस मिश्रण में बीटा नेप्थलान मिलाने पर लाल नारंगी रंग का व्यंजक प्राप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन है डाई एमीन। तो इसमें क्या आता है, यह मेथिल श्रेणी का दूसरा परंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसका सूत्र C2H5NH2 होता है। इसके भौतिक गुणधर्म किस तरीके से आते हैं, इसके भौतिक गुणधर्म में क्या आता है कि एथिल एमीन साधारण ताप पर अमोनिया जैसी गंध वाली गैस रंगहीन होती है। इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्या लिखते हैं, एथिल एमीन जल में विलय है, इसकी जलीय विलयन क्षारीय होती है और NH4OH के समान व्यवहार करता है या व्यवहार व्यक्त करता है। जल में विशेष का कारण भी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध का बनता है। इसके उपयोग कहाँ पे होते हैं, एथिल एमीन से डाईमेथिलॉन यूरिया बनाया जाता है, जिसका प्रयोग सूती कपड़ों के निर्माण में होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नहीं बल्कि हेडिंग है, इसको पढ़िए। इसकी हेडिंग कहते हैं एनिलीन। हेडिंग डाल लेनी, हेडिंग कौन सी डालोगे आप, एनिलीन, ठीक है। एनिलीन हेडिंग डालो और इसके अंतर्गत लिखिए, यह एरोमेटिक एमीन श्रेणी का प्रथम मुख्य सदस्य है। इसका सूत्र इस श्रेणी के अन्य सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सूत्र क्या होता है, जो आपके सामने दे रखा है, ठीक है। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, C2H5NH2। तो इस तरीके के सूत्र निकल के आ जाता है। भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे इसका कि किस तरीके से इसका भौतिक गुणधर्म होता है, ठीक है, और किस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो चलिए भौतिक गुणधर्म, शुद्ध एनिलीन रंग विहीन होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यह वायु में रखने पर ऑक्सीकृत हो जाने के कारण भूरे रंग की हो जाती है। क्वथनांक इसका 184 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। घनत्व 1.02 होता है।
ये जल में अविश्रणीय परंतु ईथर एल्कोहल में जिन अन्य कार्बनिक यौगिक में विलय होता है। इसका उपयोग जो होता है एनिलीन के उपयोग एसिटाल्डिहाइड सल्फानिलिक अम्ल आदि के बनने में किया जाता है, जो कि विभिन्न औषधियों के निर्माण में होता है। कृत्रिम रंजकों के निर्माण में रबड़ को करने के त्वरक के रूप में रबड़ उद्योग में विलय होता है। तो चलिए अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज की क्लास आपको पसंद आई तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक